हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। मैंने प्रेजेंट इफेक्ट आपको पढ़ा दिया है और मैं उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो समझ गए होंगे। लेकिन इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश दोनों ज़रूरी है, इसलिए मैं आज प्रेजेंट इफेक्ट का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना आपको बताऊँगा, जो इंग्लिश स्पीकिंग के नज़रिए से भी ज़रूरी है और सभी कक्षाओं के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो हिंदी निकालने के लिए प्रेजेंट इफेक्ट में गाइस आपको याद होगा स्टूडेंट कि ता है, ती है, ते हैं आदि सब जुड़े रहते थे, तो हम प्रेजेंट इफेक्ट मान के उसको बनाते थे। अब जब इंग्लिश टू हिंदी बनाएंगे तो ध्यान रहे कि ता है, ती है, ते है, ता हूँ। हिंदी वाक्य जब आप बनाओ तो उसके अंत में आना चाहिए। हिंदी वाक्य जब आप बनाओगे तो उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आने चाहिए। अब कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट इफेक्ट टेंस है? how will you introduce that it is a present perfect tense? तो यहाँ पे लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस जुड़ा रहता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी रहती है। इंडिकेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग मिलता है। तो गाइस आप पहचानेंगे कि अगर वर्ब में यस या ईएस जुड़ा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, कोई फॉर्म नहीं लिखी है यानी फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और निगेटिव इंट्रोगेटिव को पहचानने का बहुत ही इजी वे है, देयर इज़ अ वेरी इजी वे टू आइडेंटिफाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि इसमें डू या डज का प्रयोग मिलता है। तो गाइस इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही आसान सा रास्ता मैं बताता हूँ। नियम को आप रख दीजिए अलग और एक आसान सा रास्ता आप देखिए। तो लिखा है माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे इन मॉर्निंग टाइम। तो माई फादर, ध्यान रहे सब्जेक्ट मिलता है, क्रिया से ठीक पहले आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्रिया से ठीक पहले आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए माई फादर यानी मेरे पिताजी। मेरे पिताजी। अब पीछे पहुंच जाइए। सब्जेक्ट लिखने के बाद वैसे हालांकि नियम तो ये है कि सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर पीछे से हिंदी निकालते हुए वर्ब में लास्ट में वर्ब को लिखते हैं। ये बेसिकली एक नियम है, लेकिन इस तरह से आप फॉलो करोगे तो आप सही से नहीं जान पाओगे। थोड़ा इस तरह से फॉलो करोगे जिस तरह से मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मेरे पिताजी, अब जब आपने सब्जेक्ट लिख दिया तो एकदम पीछे पहुंच जाइए, एकदम लास्ट में पहुंच जाइए। मेरे पिताजी अब यहाँ पहुँचे इन मॉर्निंग टाइम यानी सुबह के समय में, सुबह के समय हर दिन अखबार पढ़ते हैं। पीछे से पहुँचेगा, एक बार फिर से देखिए बहुत ध्यान से। सब्जेक्ट आपने लिख दिया, पीछे आप पहुँच जाइए सुबह के समय, प्रत्येक दिन यानी हर दिन अखबार यहाँ पे पढ़ते हैं, यानी उचित रूप से ता है, ती है, ते है का प्रयोग हो जाएगा। तो मेरे पिताजी सुबह के समय इन नहीं लगेगा, चाहो तो लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एवरीडे यानी हर दिन, हर दिन या प्रत्येक दिन। मेरे पिताजी सुबह के समय हर दिन, अब यहां अखबार लिख दो, अखबार पढ़ते हैं। तो गाइस ये हिंदी वाक्य, दिस इज अ वेरी इजी वे टू ट्रांसलेट इंग्लिश सेंटेंसेज इनटू हिंदी। मेरे पिताजी सुबह के समय हर दिन अखबार पढ़ते हैं, तो ये अच्छा तरीका है कि पहले आप सब्जेक्ट को लिख लीजिए, उसके बाद एकदम सेंटेंस के पीछे पहुंच जाइए, लास्ट में पहुंच जाइए, वहां से हिंदी निकालते हुए आइए। और एक चीज़ ध्यान रहे कि जब आप हिंदी को निकाल दें तो उसके बाद उसको पढ़िए। अब चूंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है, तो अगर उसमें कोई त्रुटि होगी, कोई गलती होगी, तो हम इजीली उसको फाइंड आउट करके उसको रिकरेक्ट कर सकते हैं, यानी फिर से सही कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, दीज पीपल कीप बिलीफ इन गॉड, यहाँ पे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि क्रिया ढूंढ लेना होता है। अगर वाक्य में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है तब तो अच्छा है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको वर्ब ढूंढनी है। वर्ब से ठीक पहले जितना भी कुछ लिखा होता है वो बेसिकली सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्रिया लिखा है कीप, और यहाँ पे लिखा है दीज पीपल, यानी दीज मतलब ये,
और पीपल मतलब लोग, ये लोग। अब पीछे पहुंच जाइएगा। आज मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि आप सब्जेक्ट लिखने के बाद एकदम सेंटेंस के पीछे पहुंच जाइए, वहां से हिंदी निकालते हुए डायरेक्टली आएंगे तो आपका हिंदी बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो ये लोग, अब इसमें यहां पहुंच जाइए, भगवान में विश्वास, मीनिंग भी याद होना चाहिए गाइस। भगवान में, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, कि मतलब रखते हैं, मीनिंग भी याद होनी चाहिए, बिना मीनिंग के कुछ हो नहीं सकता है। तो ये लोग भगवान में, या ईश्वर लिख सकते हो आप, ईश्वर में। अब ये लिख देंगे विश्वास, कीप मतलब होता है रखना, तो उचित रूप से ते है जोड़ देंगे, रखते हैं। बाई दबे आपने ये लिख दिया रखता है, बाई दबे संयोग से आपने लिख दिया रखता है। तो जब आप उसको अगेन पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, तो आपको वो त्रुटि तुरंत समझ में आ जाएगी, भैया यहाँ पर मैंने गलत लिखा है। जैसे पढ़िए, ये लोग ईश्वर में विश्वास रखता है, गलत हो गया, ये लोग के साथ रखते हैं होना चाहिए। तो आप उसको हिंदी पढ़िए। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो यदि सेंटेंस को बनाने में कोई मिस्टेक आप कर देते हैं तो तुरंत पता लग जाएगा, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है, तो त्रुटियां वैसे ही पता चल जाएंगी छोटे मोटे सेंटेंसेस में। फिर ये देखिए, सी गोज टू मार्केट फ्रॉम हर हाउस ऑन फूट। तो यहां पे सब्जेक्ट है सी, यानी वह। अब इसमें ती है आएगा, लेकिन पीछे से, वह पैदल अपने घर से, वह पैदल, मैंने बताया था सी के साथ अपना की अंग्रेजी हर होगा तो वो अपना हो जाएगा। तो वह पैदल, 8 फुट विश्व पैदल अपने घर से बाजार को जाती है। गाइस देखिए, पीछे से हिंदी निकालते हुए कितना अच्छा हिंदी निकल रहा है। वह पैदल, या फिर ये भी कर सकते हैं, वह अपने घर से बाजार पैदल जाती है, इस तरह भी हो सकता है। चाहो तो पहले ये लिख दो, वह अपने घर से बाजार, बाजार को या बाजार लिख देंगे, बाजार पैदल, ऑन फुट का मतलब पैदल। अब देखो इसमें जाती है, बाई दबे आपने जाता है लिख दिया, तो जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे, जब व्हेन यू रीड इट अगेन यू विल फाइंड द मिस्टेक श्योरली। तो वह अपने घर से बाजार पैदल जाती है, माना आपने जाते हैं लिख दिया तो हो गया वह अपने घर से बाजार पैदल जाते हैं। अब वह के साथ जाती है लगेगा तो जाते हैं कैसे हो जाएगा। बाय द वे संयोग से आपने ऐसा लिख दिया तो गलती इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं हिंदी को पढ़ने के पश्चात। फिर यहाँ देखिए गाइस, वी डोंट रेज वॉइस अगेंस्ट दीज पीपल। अगेंस्ट मतलब होता है के विरुद्ध। ये एक प्रीपोजिशन है गाइस, इसको आप याद कर लीजिए, के विरुद्ध या के खिलाफ। ये एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का नियम मुझे लगता है काफ़ी मैंने आपको बता दिया है, वो चीज़ आपको ध्यान होगी। फिलहाल हिंदी निकालते हैं। बी यानी हम, सब्जेक्ट सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख दीजिए बी यानी हम। अब पीछे पहुंच जाइए, इन लोगों के विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, इन लोगों के खिलाफ, खिलाफ भी लिख सकते हो, इन लोगों के खिलाफ। अब ये वॉइस मतलब आवाज़ और रेज मतलब उठाना, नहीं उठाते हैं, नहीं क्रिया से पहले आ जाएगा। हम इन लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, हम इन लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। ये गाइस, ये आपका बन गया ट्रांसलेशन, हम इन लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो दिस इज द वे यू कैन ट्रांसलेट इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी। फिर देखिए, सी डज नॉट वांट टू हेल्प मी इन द टाइम ऑफ नीड। अगर निगेटिव है तो वैसे ही पहचान में आ गया, डू डज लगा रहता है। तो सी डज नॉट, सी ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर वह लिख देंगे, और डज नॉट लिखा है तो हम पहचान लेंगे कि यही सब्जेक्ट है। वह, अब पीछे पहुँच जाइए, नीड मतलब आवश्यकता के समय में मेरी सहायता नहीं करना चाहती है। वांट मतलब चाहती है, तो वह पीछे से पहुंच जाइए, आवश्यकता में या जरूरत लिख सकते हो, जरूरत में। वह जरूरत में मेरी
सहायता। अब चूंकि क्या है, ये इन्फिनिटिव है, इसमें टू लगा है तो इसमें नानी ने जोड़ना पड़ेगा। सहायता नहीं तो लगा देंगे पहले, नहीं करना चाहती है, नहीं, उसमें नानी ने जुड़ जाएगा, करना चाहती है। मैं आने वाले टेंसेज में हिंदी टू इंग्लिश वाले में इन्फिनिटिव को बहुत ही विस्तार से पढ़ाऊंगा, लेकिन गाइस आपका भी कर्तव्य बनता है, आपकी भी इट्स योर ड्यूटी टू वॉच माय वीडियो टिल द एंड। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो वह ज़रूरत में, फिर उसके बाद में लिखा है यहाँ पर, सॉरी मेरी होना चाहिए, वह ज़रूरत में मेरी सहायता नहीं करना चाहती है, ये बन गया। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो जाए। गाइस आप जानते हैं दैट, दैट माने वह होता है या उस होता है, लेकिन अगर इसका प्रयोग कंजक्शन के रूप में किया जाए तो इसका मतलब होता है कि होता है। तो यहाँ पे दरअसल दो सेंटेंस है। डू यू थिंक, डू, अगर डू डज आगे आ गया तो पहचान लीजिए कि यस नो टाइप है, क्या शब्द आगे आना चाहिए। क्या डू यू, तुम थिंक सोचते हो, या क्या तुम समझते हो। दैट की ही इज, वह है, इनोसेंट यानी निर्दोष। तो इसमें दो सेंटेंस है, बारी बारी आप इसको बनाइए, क्या शब्द आगे आ जाएगा, क्या तुम, थिंक मतलब सोचते हो या समझते हो, क्या तुम सोचते हो। डू आगे आ गया तो क्या पीछे कर देंगे, क्या आगे कर देंगे, सब्जेक्ट पीछे कर देंगे। अब यहां पर दैट की अंग्रेजी हम लिखेंगे की। क्या तुम सोचते हो कि, अब ये बना लेंगे वह निर्दोष है, वह निर्दोष है। तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। इंट्रोगेटिव को मैं और भी समझाने जा रहा हूं गाइस, कृपया ध्यान दीजिए। सारा नियम लगभग वही रहेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर डू डज आगे आ गया है तो आपको क्या शब्द आगे लगाना ही लगाना है। अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया है तो क्वेश्चन वर्ड बीच में जाएगा। जैसे हो सकता है शार्ट में लिखा हो, डजन सी कुक फूड फॉर यू। तो इंट्रोगेटिव अगर डू डज आगे आ गया, शार्ट है या चाहे जो भी है, तो इसी नियम से वो पहचानेंगे कि डू डज आगे है तो क्या आगे कर देंगे। जैसे कहा जाए डू यू लव योर कंट्री इंडिया। तो ये डू डज जब आगे आ जाता है गाइस, ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स कि अगर डू और डज आगे आ गया तो क्या शब्द वाक्य प्रारंभ में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिख के पीछे से हिंदी निकाल लीजिए, यही फंडा है। तो डजंट यहां पर लिखा है तो क्या हम आगे लिखेंगे क्या, और फिर सब्जेक्ट लिख देंगे वह, क्या हुआ, पीछे से हिंदी निकालेंगे, क्या वह तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती है, क्योंकि इसमें एंटी जुड़ा है यानी नॉट जुड़ा है इसमें, तो नहीं भी आ जाएगा। क्या वह, पहले पीछे से हिंदी निकालिए, तुम्हारे लिए। अब ये लिख देंगे खाना, फिर ये नहीं बनाती है यानी नहीं उसके क्रिया से पहले आ जाएगा। ये बन गया गाइस। डू यू लव योर कंट्री इंडिया, सबसे पहले तो क्या शब्द लगा देंगे क्योंकि डू डज आ गया है, क्या। अब सब्जेक्ट लिख देंगे तुम। अब एकदम पीछे पहुंच जाएंगे यहां से, लेकिन अब चूंकि ये लाइन से लिखा है तो लाइन से हिंदी निकालेंगे, अपने देश भारत। क्या तुम अपने देश भारत, यू के साथ योर, अपना की अंग्रेजी योर लगता था तो इसलिए अपना यहां हिंदी निकला। क्या तुम अपने देश, अब लिख देंगे भारत, तब हो जाएगा से। अब लव मतलब होता है प्रेम करना, तो प्रेम करते होता है, ती है ते लास्ट में आ जाना चाहिए, यही इसका रूल है, दिस इज द रूल। तो गाइस डू डज अगर आता है तो आपको क्या करना है कि आपको क्या शब्द आगे कर देना है, और अगर वहीं पर क्वेश्चन वर्ड आ गया
व्हाई डू वी टेक एक्सरसाइज डेली। तो क्वेश्चन वर्ड जो है वो हमेशा बीच में जाएगा, यानी हिंदी आप निकाल लीजिए, पहले सब्जेक्ट हम, अब पीछे पहुंच जाइए प्रतिदिन यानी रोज। टेक एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना होता है, हम रोज व्यायाम, और क्रिया से पहले क्यों लगा दीजिए, क्यों, तब लिखते हैं करते हैं। तो हम, क्वेश्चन वर्ड बीच में जाएगा, हम रोज व्यायाम क्यों करते हैं, क्यों क्रिया से पहले चला जाएगा, क्यों करते हैं। इस तरह अगर कोई पूछे कि हम रोज व्यायाम क्यों करते हैं, व्हाई डू वी टेक एक्सरसाइज डेली, तो आपको आंसर देना है ताकि हम अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकें। तो ये चीज़ मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, आगे आने वाले वीडियोज में पढ़ोगे गाइज। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सारे वीडियो सही से पढ़ो, सो दैट वी मे मेंटेन आवर हेल्थ, ताकि हम अपना स्वास्थ्य बनाए रखें। सो दैट के बाद हमेशा मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है, तो सो दैट वी मे मेंटेन आवर हेल्थ इन फ्यूचर, ताकि हम भविष्य में अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकें। ये सब मैं पढ़ाऊंगा गाइज, एक एक चीज़ आप जान जाइएगा, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सारे वीडियोस देखिए। अगर आप नए हैं तो शुरुआत से मेरे वीडियोस देखिए, ये लंबा प्रोसेस है, लंबा पढ़ाई है, तपना पड़ेगा आपको, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपको टेंस आ गया तो समझ लीजिए इंग्लिश आपको आ गई। तो यहां देखते हैं गाइज, ये बन गया। और कोई क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाए, जैसे एक चीज आप जान लीजिए, इन्फिनिटिव, कोई भी क्रिया जिससे पहले टू लगा रहेगा वो इन्फिनिटिव है, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो गाइस ये दो सेंटेंस देखिए जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ गए हैं। मैंने बताया था हाउ मैनी, हाउ मच, हुज या हुइच के बाद जो शब्द लिखा रहता है वो भी क्वेश्चन वर्ड माना जाता है, यानी वो भी क्वेश्चन वर्ड एक प्रकार से है। क्वेश्चन वर्ड हमेशा बीच में जाएगा अगर सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे है सब्जेक्ट। हाउ मैनी बनानाज यानी कितने केले, डू यू तुम, वांट मतलब चाहते हो, टू ईट यानी खाना। अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गाइस तो ये इन्फिनिटिव है, इसमें ना नी ने आ जाना चाहिए, ना नी ने अंत में आना चाहिए। जैसे टू गो, तो यहाँ पर जाना या उचित रूप से जाने, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये इन्फिनिटिव है, इसका प्रयोग मैं बार बार बताता रहूँगा और आप समझते जाएंगे, ट्रांसलेशन आपका बनता जाएगा। तो हाउ मैनी बनानाज यानी कितने केले, डू यू वांट तुम चाहते हो, टू ईट खाना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तुम, कितने केले खाना चाहते हो, तुम कितने केले या कितना केला, तुम कितने केले अब खाना चाहते हो, वो इन्फिनिटिव है, खाना चाहते हो। तो गाइज इस तरह से ट्रांसलेशन बना। हुज ब्रदर, इसमें सब्जेक्ट नहीं है गाइज, अगर सब्जेक्ट नहीं होता है तो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में जाएगा, लेकिन लास्ट से हिंदी निकालेंगे। हुज ब्रदर किसका भाई हेल्प सहायता करता है, यू मतलब तुम्हारी, ना मतलब अब। किसका भाई सहायता करता है तुम्हारी, अब उल्टा है, सीधा कर लो। किसका भाई, अब तुम्हारी सहायता किसका भाई करता है, या अब तुम्हारी सहायता किसका भाई करता है, या अब तुम्हारी सहायता किसका भाई करता है, इस तरह हो जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो पीछे से निकालो हिंदी, अब तुम्हारी सहायता किसका भाई करता है। तो गाइस इस तरह से आप हिंदी निकाल सकते हैं। आप तुम्हारी सहायता किसका भाई करता है, तुम कितने केले खाना चाहते हो। तो इस तरह से गाइस 2-3 सेंटेंसेस मैं और बताना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, समझते जा रहे होंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मेरे वीडियो को लाइक करिए।
फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई चीज़ समझ में आपको नहीं आई है तो कृपया कमेंट सेक्शन में उसको लिखें, मैं उसको सॉल्व करूँगा। या मेरा पर्सनल नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। हालांकि YouTube पर पर्सनल वीडियो कोई देता नहीं है, पर्सनल मोबाइल नंबर कोई देता नहीं है, लेकिन मैं दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो 2 सेंटेंस और देख लेते हैं गाइस इस वीडियो में। Who knows you here? Who does not respect his national flag? अब डियर स्टूडेंट, इसमें आप देख रहे हैं हु। ट्रांसलेशन बनवाते समय या समझाते समय मैंने बताया था हु के साथ एक्चुअली सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो सब्जेक्ट लिखो ना, पीछे से हिंदी निकाल दो। हु नोज यू हियर, लेकिन पहले आप जो लिखा है तुम्हें यहाँ कौन जानता है, इस तरह हिंदी निकालेंगे। तुम्हें यहाँ कौन जानता है, इस तरह बनाएंगे। हु नोज यू हियर, तुम्हें यहाँ कौन जानता है। हु डज नॉट रेस्पेक्ट हिज नेशनल फ्लैग, हु के साथ एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं होता है, तो पीछे से हिंदी निकालिए। हिज मतलब अपना, अपने राष्ट्रीय झंडे, अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान, कौन नहीं करता है, यानी अपने राष्ट्रीय झंडे। फिर लिख देंगे का सम्मान कौन नहीं करता है। इस तरह बन गया। हु डज नॉट रेस्पेक्ट हिज नेशनल फ्लैग, अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान कौन नहीं करता है। तो गाइज इस तरह से हम प्रेजेंट डिफिनिट के पूरा प्रेजेंट डिफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव मैंने बता दिया है। अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आता है तो गाइज आई एश्योर यू, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यू विल श्योरली स्पीक इंग्लिश। आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आप इंग्लिश स्पीकिंग जरूर करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने पढ़ाया, मेरे पढ़ाने का मेथड या जो ढंग है वो आपको पसंद आया या आपको समझ में आ गया। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि कृपया मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर कुछ लिखना हो तो लिख दीजिए, वरना मेरे पर्सनल मोबाइल पर भी आप कॉल कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए। शेष धन्यवाद।